Hello everyone, welcome back to the channel. और today we are starting this new series जहाँ पे हम लोग टॉपर्स की आंसर कॉपी को डिस्कस करेंगे, उनकी राइटिंग, उनका प्रेजेंटेशन, उनका क्वेश्चन को डील करने का अप्रोच, बाकी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैं शक्ति दुबे मैम की आंसर शीट से। तो बेसिकली ये वाला आंसर और ये वाला टेस्ट उन्होंने 2022 में लिखा था, जो कि विज़न की साइट पे फ्रीली अवेलेबल है। और अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने जीएस2 में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, इसलिए मैंने जीएस2 से उनका स्टार्ट किया है। और ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी अपने आंसर को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, कुछ अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करने का आइडिया देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे कि आंसर्स कितना इजीली और फ्लो बेस्ड है, जो कि जो कंटेंट इसमें लिखा हो वो हम सबको आता है, बट हम लोग डरते हैं कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें। तो ये आपको एक आइडिया देगा। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि भाई आई विल लुक अप टू दिस एंड उस टॉपर का ये वाला आंसर कॉपी देखूंगी, करूंगी, बट मैं कभी कर नहीं पाती। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है कि इससे मेरा भी काम हो जाएगा और आप भी अपने फ्री टाइम में इसको देख सकते हैं, इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। तो इससे आपको अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो या आज हम लोग उनके 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। So the first question is, there are arguments that the bill of national importance should be placed before interstate council prior to their introduction in the parliament। कि भाई पार्लियामेंट में हम कोई भी बिल रखते हैं उससे पहले वो इंटरस्टेट काउंसिल के बाद जाना चाहिए। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द इश्यूज दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द पासेज ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट इन रिसेंट टाइम। तो बेसिकली ये हमें एक बैकग्राउंड दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि आप हमें कुछ कुछ इश्यूज बताओ जो बिल को पास करने में आते हैं रिसेंट टाइम के। ठीक है, तो हमें कुछ प्रोज कॉन्स उस पर नहीं जाना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें सिर्फ वही करना है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल मेंशन है तो इन्होंने उसका आर्टिकल लिखा। उसके अलावा बताया कि आर्टिकल 263 प्रोवाइड्स फॉर द इंटरस्टेट काउंसिल, जो कि प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने इसका कंपोजिशन बता दिया कि पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, फिर ये उन्होंने क्वेश्चन से यहाँ लिख दिया ताकि एक लिंकेज बन जाएगी। देयर हैव बीन suggestions to refer bills of national importance to the interstate council because of emerging issues with passes of bills of parliament like। ठीक है, तो इन्होंने पूरा उसको कनेक्ट कर दिया और अब हम यहाँ वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इश्यूज क्या क्या है, पहला है कि पहले उन्होंने डाटा दे दिया कि अकॉर्डिंग टू पीआरएस लेस देन 60% ऑफ क्वेश्चंस आर ओरली आंसर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन। ठीक है ना, तो बहुत कम परसेंटेज क्वेश्चन होते हैं जो ओरली आंसर होते हैं, क्योंकि जब वो ओरली आंसर होते हैं तभी तो हम उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर हम पूछ पाएंगे तो एक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एस्टैब्लिश होती है। तो बहुत कम परसेंटेज है कि मतलब लेस देन 60% क्वेश्चंस हैं जो कि ओरली आंसर होते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि सिटिंग आवर्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए हैं, तो नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स हैव बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, उसके अलावा हमें पता है, ये लक्ष्मीकांत में मेंशन भी है कि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि हम लोग जो पार्लियामेंट्री जो स्क्रूटनी है या फिर जो कमिटीज फॉर्मेशन होता है उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मनी बिल का रूट ले लेते हैं। तो मनी बिल पे हमें पता है कि राज्यसभा की पावर्स क्या है, थोड़ी कम है, उनके पास ओनली 14 डेज रहते हैं कि इधर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो वो वैसे भी पास हो ही जाएगा। ठीक, और इससे ही मिलता जुलता है ऑर्डिनेंस रूट, क्योंकि ऑर्डिनेंस में भी हम क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि जो बिल हम लोग पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रेफर करते थे उनकी उनका सुपरवाइजरी और आई वुड से कि उनकी अ, हाँ एक्सपर्टीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। ठीक है, लीडिंग टू अ डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। फिर इन्होंने फिर से क्वेश्चन से कर दिया कि इंटरस्टेट काउंसिल बीइंग अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें स्टेट्स भी हैं। ठीक है, विल लीड टू रिडक्शन इन ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, क्योंकि इससे स्टेट में ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है कि भाई हमारा तो कोई रोल ही नहीं है कोई भी बिल पास करने में। ठीक है, ठीक है, और
ऐसा अगर हम लोग करेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल को अगर हम देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, जो फेडरल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी लाइन में ही हम अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर इन्होंने बस कॉन्क्लूजन दे दिया कि हाँ जी, देयर इज़ अ नीड टू रिफॉर्म, और इंटरस्टेट काउंसिल एक अपना रोल प्ले कर सकती, ठीक है? अब आप देखेंगे ना कितना ईज़ी लिखा है। ये सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में होते हैं, बट हम लोग डर रहे होते हैं कि भाई इतना ईज़ी क्या लिखना, मतलब लिख सकते हैं। देखिए आपने इन्होंने लिखा है, तो जब आपको डरना नहीं है, अभी से आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और आई वुड से कि अगर अभी रिज़ल्ट आने में थोड़ा-सा टाइम है, मतलब ज़्यादा नहीं बचा, तो आप जीएस-2 की आंसर राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑलमोस्ट जो भी कंटेंट होता है, मतलब लक्ष्मीकांत इज़ नॉट सफिशिएंट, मुझे पता है, बट अपन ईज़िली लिंक तो कर सकते हैं ना बहुत सारा मैटर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल प्लेड बाय डाई ईडी का रोल के बारे में पूछा है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और फीमा में। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, ईडी को बताएँगे, फिर ईडी का जो ज्यूरिसडिक्शन है उस पे बात करेंगे, फिर हम इन दोनों को एड्रेस कर देंगे, ठीक है? तो सीधा फिर इन्होंने लिखा है कि ईडी क्या है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास पावर है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है इकोनॉमिक क्राइम्स, वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज, क्वेश्चन से रिलेट हो गए। फिर उन्होंने लिखा है कि कौन-कौन से लॉज है जिन पे ईडी को पावर है, ठीक है? तो हमें पता है ईडी को पीएमएलए में पावर है, फीमा की पावर है, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वाले एक्ट में से पावर मिली हुई है, ठीक है? अब रोल ऑफ ईडी क्वेश्चन में पूछा है विथ रिगार्ड्स टू मनी लॉन्ड्रिंग और फीमा के बारे में, ठीक है? तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? विथ रिगार्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग में हमें क्या पता है कि कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है, कि अगर प्रॉपर्टी है वो लोग कन्फिस्केट कर लेते हैं उसको, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है मैटर्स का, ट्रेस कर सकता है, उसके अलावा प्रोसिक्यूट कर सकता है ऑफेंडर को, ठीक है? फीमा में भी सेम होगा कि हम उसको पनिशमेंट्स दिला सकते हैं, पेनलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? बस, तो अभी फिर इन्होंने लिख दिया कि हैंस स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईडी इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है? नॉट ओनली फॉर इंश्योरिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री बट आल्सो टू प्रिवेंट इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक है? और अभी क्या है ना कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ, तो स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, तो आप ज़्यादा माइंड मत करना। फिर इन्होंने वे फॉरवर्ड लिखा है, जो कि इन्होंने बोला है कि हम ईडी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट हम टाइम पे कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये दोनों पॉइंट प्लस ये जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके वे फॉरवर्ड में हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक आपका रेडी टू मेड टेम्पलेट हो सकता है, ये वाला, प्लस अपॉइंटमेंट जैसे एनसीबीसी हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको मतलब साइड में नोट कर सकते हो। इसके अलावा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर लिबरल डेमोक्रेसी टू फ्लरिश इन इंडिया एनालाइज, ठीक है? तो हमें लिबरल डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करना है, उसके अलावा बाद में इसको बताना है, ठीक है? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस फॉर द कंट्री, क्योंकि हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, तो वो वाला इन्होंने लिखा, ठीक है? और फिर इन्होंने बताया कि लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है, तो इन्होंने बोला मेन फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी आर इलेक्शन, वो रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है? राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है? उसके अलावा तो इन्होंने फिर थोड़ा-सा वो दिया, फ्लरिश करने को पूछा है ना, तो इन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया कि इमरजेंसी आई, उसके अलावा भी हमने क्या किया, स्ट्रेंथन रखा हमारे डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन है उसको। उसके अलावा क्योंकि इमरजेंसी ने क्या किया, हमारे जो लूप होल्स है कुछ-कुछ उसको हाइलाइट किया। फिर हमने बाय द अमेंडमेंट्स उसको उन लूप होल्स को ओवरकम करने का ट्राई किया, ठीक है? फिर इन्होंने लिखा है कि ये उन्होंने कुछ पर्टिकुलर रीज़न्स दिए जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेस हुआ। फर्स्ट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राइट्स हैं। राइट के अलावा राइट का इन्फोर्समेंट हो, उसके लिए भी हमें एक पर्टिकुलर आर्टिकल 32 दिया होगा, ठीक है? उसके अलावा हमारी जुडिशरी जो कि हमारे राइट्स को सेफगार्ड करती है वाया जुडिशियल रिव्यूज़, ठीक है? और फिर इन्होंने लिखा है कि या चेक्स एंड बैलेंसेस, हमें पता है कि ये इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर हमें इसको एनसीईआरटी में जो लाइन दी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि हम उसमें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, तो उससे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट हैज़ अब्जॉर्ब्ड
एंड अडेप्टेड टू द चेंजेस इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया, ठीक है, कि हमारा डेमोक्रेसी बना रहे। इसके अलावा है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दैट इज CIC प्लेज अ की रोल इन एम्पावरिंग पीपल, ठीक है, वो पीपल को एम्पावर करता है थ्रू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इश्यूज फेस्ड बाय इट एंड सजेस्ट मेजर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए कि इशू क्या क्या है और मेजर सजेस्ट करना है। तो पहले हम बताएंगे CIC कैसे आया। हमें पता है कि CIC क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, RTI एक्ट के तहत ये आया था, ठीक है। और अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया कि जब भी ये चीज़ें होगी और हमें इन्होंने मेजर्स पूछा है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि हम इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सकते हैं, ये हमारे मेजर्स में आ सकता है, ठीक है। और इश्यूज में भी हम ये लिख देंगे। और इसके अलावा जो वैकेंसी बैकलॉग होता है, वैकेंसी बैकलॉग ये भी एक इम्पोर्टेंट है, सब लोग लिखते हैं। लाइक ये तो बेसिक है कि वैकेंसी बैकलॉग एक इशू हो जाएगा, वैकेंसी को हम क्लियर कर देंगे तो वो का सजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन्होंने लिखा है कि CIC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको RTI एक्ट 2005 के थ्रू वो अपॉइंट किया जाता है। आपको सेक्शन याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर CIC के बारे में इन्होंने ये पूरा जो भी है लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, अदर्स होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और सिलेक्शन कमेटी में PM, LOP एंड होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इश्यूज क्या क्या होते हैं। इश्यूज में लिखा हुआ है कि आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ RTI एक्ट 2005 जो कि 2019 में हुआ था, हमने क्या किया है, ICS जो है उनकी स्टेटस में थोड़ा सा रिडक्शन किया है। ये भी आप लक्ष्मीकांत में आराम से ढूंढ सकते हैं, मतलब आराम से लिखा हुआ है तो वहीं से हुआ, ठीक है। इसके बाद में है लेक ऑफ मेन पावर, अभी जो मैंने ऊपर बताया था कि बैकलॉग रहता है वैकेंसीज का, ठीक है। इसके अलावा है लेक ऑफ सेंट्रल डाटाबेस ऑन RTI एक्ट सेंट्रल स्टेट लेवल विच डिक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द CIC, ठीक है। तो डाटाबेस क्या है, बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्रीज्ड ओपेकनेस इन इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। क्योंकि RTI एक्ट में भी क्या है कि फुल्ली तरीके से नहीं दिया हुआ कि भाई किस चीज़ पे इनको फंक्शन करना है, कौन कौन से एरिया इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर है, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी लेक कर जाती है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिसाइजेशन, ये भी आप हर जगह लिख सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, केसेस जो है बहुत सारे पेंडेड रहते हैं, तो इसलिए क्या है कि हमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने की नीड है, ठीक है। ये हम मेजर्स को सजेशन दे रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पहले हमने देख लिया था। मैन पावर का मतलब वैकेंसी बैकलॉग्स है तो हम वैकेंसी को सही टाइम पे लाएंगे, ठीक है। फिर सेंट्रल डाटाबेस हो गया, जो इन्होंने ड्रॉबैक्स बताए उन्हीं को सजेशन में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हम यूज़ कर सकते हैं कि हम एक अपॉइंटमेंट कमिटी जो बनाए ना, उसमें क्या करें, स्टेट्स का भी ओपिनियन लिए। तो ये क्या, हम यहाँ पे फेडरल फीचर्स को ना यूज़ कर रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन वाला जो टॉपिक है उसको भी इससे मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने नॉर्मली दे दिया कि हमें इसको इफेक्टिव बनाना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ठीक है, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी मीन्स कि क्या होता है कि सेंट्रल अथॉरिटी को ना वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करने चाहिए जो कि लोकल लेवल पे दूसरी बॉडी इफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें कुछ भी पीपल्स पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक, तो जो और या फिर कुछ भी हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ भी चाहिए तो सेंटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लोकल बॉडीज निभा पाएंगी ना। तो यही है कि सब्सिडियरिटी का ये प्रिंसिपल होता है कि सेंटर को वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो लोकल लेवल पे आसानी से की जा सकती है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली वही है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो। इसका इम्पोर्टेंस और पर्पस ये है कि डिसीजन को हम पीपल के जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज लाए, क्योंकि सेंटर पे अगर वो चीज़ नहीं जा पा रही है तो लोकल लेवल पे पीपल अपनी ओपिनियन को इजीली रख पाएंगे, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है। और एम्पावरमेंट और इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट तक प्रमोट करने के लिए
डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने पहले इसका एक बैकग्राउंड दिया है कि इंडिया में वैदिक पीरियड में सभा और समितिज थी, ठीक है। फिर उसके अलावा इन्होंने बताया कि इसी कॉन्सेप्ट को हम लोकल लेवल वाले को बाई 73rd और 74 के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अब बात की है कि कुछ कुछ इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पे फेस किए जाते हैं। इश्यूज ऑफ 3 Fs, दैट इज फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। ये एज इट इज PYQ में आया, तो आप PYQ जब भी पढ़ें तो याद रखें जो PYQs में जो भी स्टेटमेंट्स आए आप उनको एज ए अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कितना ब्यूटीफुली यहाँ यूज़ कर लिया है कि इश्यूज क्या है, तो 3 Fs इन्होंने यूज़ कर लिया। तो ये PYQs में भी आए, तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई आपको बहुत अच्छा नॉलेज है कि आपने PYQs भी देखे हैं और ये वर्ड्स उन्होंने जो यूज़ किए हैं माइंड ब्लोइंग, आपको ये करना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो PYQs आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए कि हाँ ये वाले वर्ड्स PYQs में आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कि फंड्स नहीं होते, अथॉरिटी नहीं मिलती है इनको ज़्यादा लोकल लेवल्स पे, ठीक है। स्टेट के पास है ना कुछ कुछ वॉलेंट्री प्रोविजंस होता है इसमें के थ्रू, तो वो उनको डिवोल्व नहीं करते हैं टू द लोकल लेवल्स, ठीक है। तो देयर इज़ अ नीड फॉर प्रॉपर डिवोल्यूशन, ठीक है। अब है bringing out the differences between political party and pressure groups, discuss how pressure groups play an important role in improving governance and democratic process in India. Political parties and pressure groups greatly रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को क्योंकि वो एक्ट करते हैं एज अ चैनल बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। हमने दोनों की ना सिमिलैरिटी बता दी कि वो एज अ चैनल वर्क करते हैं। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा डिफरेंसेस बताइए तो हम उनके मेजर डिफरेंसेस लिख देंगे। डिफरेंसेस कोई भारी भरकम नहीं है, हम सबको पता होते हैं, बस हमें उनको अपने वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक। आता है सबको, बस प्रॉब्लम है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है पीपल की जिनकी एक कॉमन आइडियोलॉजी होती है, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। सेम पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या होती है, सिमिलर आइडियोलॉजी बेस्ड होती है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी हो गई और जो भी हो गए राइट लेफ्टिस्ट हो गए, राइटिस्ट हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ये क्या होता है, प्रेशर ग्रुप हमें पता है एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड होते हैं, बट पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इंडिया के थ्रू रजिस्टर की जाती है, ठीक है। उसके अलावा इनकी क्या होती है मेंबरशिप, जो प्रेशर ग्रुप्स होती है उसकी एक्सक्लूसिव होती है। अगर आप देखोगे स्टूडेंट फेडरेशन है तो उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वर्कर्स का अलग हो गया अपना ऑर्गेनाइजेशन, तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो एक्सक्लूसिव होती है। बट मेंबरशिप जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज की वो ओपन होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। और उसमें मार्जिनलाइज सेक्शन, मतलब आई वुड से कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस इंक्लूड होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। उसके अलावा इनके जो मेजर व्यूज वेज है जिसके थ्रू ये अपने एम्स को पाने के लिए कार्य करते हैं, दैट इज प्रोपेगेंडा होता है, लॉबिंग वगैरह वगैरह होती है। और पॉलिटिकल पार्टीज हमें पता है इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करती है, ठीक है। और इनका मेजर एम क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। वो अपने एक पर्टिकुलर एम के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने एम के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं या कोई लॉ पास करना हो या व्हाट्सएवर। और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। फिर हमें बताना था कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रेशर ग्रुप का, तो ये रहा कि वो मेंटेन करते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। ये वर्ड आप याद कर लीजिए, कुछ कुछ मेजर वर्ड होते हैं GS2 में, लाइक आई वुड से सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो ये कुछ स्टैटिक वर्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए और जहाँ पे आप कर सको इनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कि प्रेशर ग्रुप से इश्यूज जो होते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन जो फेस करते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, एज अ लिंक काम करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग के इंट्रो में देखा वो इन्होंने यहाँ यूज़ कर लिया। फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अवेयर कराते हैं और मतलब ग्राउंड फील्ड का डाटा देते हैं कि भाई ग्राउंड फील्ड पे तो इतनी प्रॉब्लम्स है, आप लोग कहाँ पॉलिसी बना रहे हो या फिर आपका इस पे क्या रोल है, ठीक है। तो हैंस दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत ईज़ी, बहुत ईज़ी टू मॉडरेट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इतना ईज़ी है कि आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है और इतना ईज़ी है कि आप अभी सोचोगे, आप देखोगे ना 6 क्वेश्चन आपको सारे याद है, ठीक है। इसमें जो भी कंटेंट लिखा हो वो आपको ऑलरेडी आता। प्रॉब्लम होती है कि हम लोग
अपने व्यूज़ जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने में डरते हैं। हमें लगता है कि भाई नहीं, मेंस का आंसर इसमें तो कुछ और ही होना चाहिए, हम जो इतना ईज़ी सोच रहे हैं इतना ईज़ी थोड़ी लिख देंगे। आप देखो आपके सामने है कॉपी, इतना ईज़ी लिखा हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं होता। आपको जो आता है, जितना आता है, आप उससे लिखना स्टार्ट कीजिए, डेली आंसर राइटिंग कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अभी आप क्या करना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप इस वीडियो को पॉज़ करना और आप ना खुद सोचना कि भाई इसके आंसर में क्या हो सकता है। फिर आप देखना सेम टू सेम वही आंसर होगा, क्योंकि मैंने यही किया था कि लाइक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर मैंने मतलब ठीक है चलो मैं लिख नहीं रही तो मैं सोच तो सकती हूँ ना कि इसमें क्या-क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, और सेम पॉइंट्स वही होते हैं, तो आपको इतना झिझकने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? सो द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कुछ बेसिक वर्ड्स, ये आ गया सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया और यूएसए में क्या है, डिस्टिंक्ट वेज है, तो बेसिकली ये डिफरेंसेस की बात कर रहा है, ठीक है? तो हम बताएँगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या दिया, मोंटेस्क्यू ने दिया। ये इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट लगे कि भाई या सेपरेशन ऑफ पावर मुझे नहीं आता था कि मोंटेस्क्यू ने दिया है, लाइक आता था तो भी याद नहीं था, तो आप उसको एक साइड में नोट कर लीजिए कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। या फिर मान लो किसी का तुम्हें अ, मतलब कुछ भी अगर आंसर आए तो आप उसके कंक्लूज़न में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ है कि जो मोंटेस्क्यू ने ये सेपरेशन ऑफ पावर दिया है, इसको अश्योर कर रही है, ये वगैरह-वगैरह वर्क्स वगैरह, ठीक है? तो हमें इन्होंने यहाँ बता दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि अ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होते हैं, अपने-अपने पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, ठीक है? तो इन्होंने बता दिया कि लॉ मेकिंग काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, एनफोर्समेंट होता है, ठीक है? फिर इन्होंने बात की है डिफरेंसेस की। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फिर इंडिया में क्या है, दिस दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप ये वाला बना दोगे ना, माइंड ब्लो हो जाएगा। भाई मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, कुछ-कुछ की पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक ये, एक अभी जो 3 एफ्स वाला बताया, ठीक है? तो यूएसए में बताया स्ट्रिक्ट सेपरेशन है और हमारे यहाँ क्या है कि टाइट सेपरेशन नहीं है, ठीक है? यही बात इन्होंने नीचे लिख दी। फिर क्या है कि हमारे पास क्या है कि सेपरेशन सिर्फ एसेंशियल फंक्शंस का है, बट वहाँ पे क्या है, एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, तो ठीक है। उसके अलावा इन्होंने आर्टिकल्स बता दिए। फिर इन्होंने बता दिया कि इंडिया में क्या है कि हम एक इक्विलिब्रियम बना के चलते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। देखो इन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस कितनी बार यूज़ किया आज सब में, ठीक है? तो ये ऐसे कुछ-कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो और उससे आपके क्या होता है, आंसर को क्या होता है, एक वेट मिल जाता है। अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो कुछ हेवी-हेवी वर्ड्स तो आप यूज़ ही कर सकते हो, ठीक है? इतना हो गया। फिर है कि द मोरल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वुड नॉट बी स्मूदर राइट्स but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duty equally as they are conscious of their right। ठीक है जी, हमें पता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्या है, कोरिलेटेड। आपको पता होगा ये प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आया हुआ है, तो आप कितना ब्यूटीफुली पीवाईक्यूज को यूज कर सकते हैं हमने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है? फिर भी हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट दिए हैं, ड्यूटीज नहीं दी। तो देखो हम यहाँ पे उनको बता सकते कि भाई देखो तुम इतना पूछ रहे हो लेकिन हमें याद है कि ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमने इसको वाया एन अमेंडमेंट इंक्लूड किया, ठीक है? उसके अलावा इन्होंने यहाँ बता दिया कि पार्ट 4 में है, या जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है लक्ष्मीकांत का, ठीक है? ठीक है? इसके अलावा क्या था कि हाँ हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इन ऑर्डर टू इंश्योर द मॉरल ऑब्लिगेशन, ये इन्होंने वहाँ क्वेश्चन से पुट अप कर दिया, ठीक है? अ, ये लिख यहाँ पे इन्होंने कोट यूज़ कर लिया कि राइट विदाउट ड्यूटीज़ लीड टू लॉलेसनेस, ठीक है? हैंस देयर हैव बीन फॉलोइंग, फिर उन्होंने सेकंड एआरसीक्यूज़ रिकमेंडेशन दी है। इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ हमें और ऐड करनी चाहिए जैसे कि पेइंग टैक्सेस, वोटिंग एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है? फिर इनको मतलब जस्टिसिएबल भी बनाना चाहिए एज़ अ फंडामेंटल राइट, ताकि लोग इनको फॉलो करें, जो कि सब लोग जो अच्छा मतलब क्या होता है ना कि सब लोग फंडामेंटल राइट्स सबको चाहिए बट ड्यूटी कोई नहीं फॉलो करना चाहेगा। ऊपर से जस्टिसिएबल भी नहीं है, तो मतलब थोड़ा-सा कम हो जाता है कि लोग उसके तरफ ज़्यादा यू नो आई वुड से कि अट्रैक्टेड नहीं होते कि भाई हमें ये फॉलो ही करनी चाहिए, क्योंकि ओब्लाइज नहीं होते उस चीज़ के लिए, ठीक है?
ओके, फिर है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। आपको पता है लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, जी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, स्पेसिफिकली इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है और जजमेंट्स की बात बतानी है, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि इमरजेंसी प्रोविज़न कौन से पार्ट में है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था आई गेस 24 में आया था, हाँ जी। इसके अलावा इन्होंने बता दिया आर्टिकल 352 में बताया हुआ है कि कौन से ग्राउंड पे हम लोग नेशनल इमरजेंसी ला सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तो बेसिक है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि ये सबको पता है, वैसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स की बात की है तो इन्होंने बताया आर्टिकल 358 और 359 इन्होंने बता दिया। ये पूरा मैटर लक्ष्मीकांत में, जिसने अभी प्रीलिम्स दिया उसको पता होगा, तो मैं इसको नहीं पढ़ रही यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है। और इसके अलावा जजमेंट इन्होंने नहीं लिखा, बट या ये रहा। मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू है नेशनल इमरजेंसी पे। ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने इर्रिलेवेंट फैक्टर्स के बेस पे ही नेशनल इमरजेंसी लगा दी। तो मिनर्वा मीर उसमें बोला है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है इर्रिलेवेंट फैक्टर्स की, अगर नेशनल इमरजेंसी है तो इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। और जुडिशियल रिव्यू में पता है कि एक मेजर um, वही मान लो ना, क्या बोलते हैं उसको, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। Now, the seventh schedule is a relic from the colonial past inherited from the Government of India Act of 1935, which needs to be revisited for improving center-state relation. क्या आपको पता है सेवन शेड्यूल क्या है? यस, फेडरल फीचर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन में फेडरल फीचर्स के बारे में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बता देंगे कि भाई क्या है, 3 लिस्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसलिए बाद में हमें क्या बताना है कि रिविज़िट करना है। ये बोल रहा है कि इसको रिविज़िट करना है, तो उसका मतलब है कि हमें इसमें चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस अगर हमें करने हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके इश्यूज़ के बारे में बताना होगा। इसके इश्यूज़ हमें पता है कि भाई यूनियन लिस्ट में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो गए, स्टेट लिस्ट में बहुत कम है, स्टेट्स का रोल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कंपैरेटिवली। अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात है तो उसमें पार्लियामेंट का रोल ज़्यादा रहता है। उसके अलावा रेजिडरी पावर भी पार्लियामेंट के पास में है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। तो यही सब बातें हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि द सेवन शेड्यूल प्रोवाइडेड फॉर द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। सेवन शेड्यूल के बारे में बता दें, जो मैंने बताया भी, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट में। इसके अलावा इश्यूज़ की बात की है कि सेवन शेड्यूल क्या हुआ, अमेंडमेंट, इतना बहुत बार इसको अमेंड किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये यूनियन और स्टेट लिस्ट क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, बट स्टेट लिस्ट क्या हो रही है, श्रिंक कर रही है। यही मैंने बोला कि स्टेट लिस्ट में क्या बहुत कम सब्जेक्ट है। रेजिडरी पावर पार्लियामेंट के पास में, स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। और फेडरल सुपरमेसी ऑल्सो लाइज विद द पार्लियामेंट, कॉन्करेंट लिस्ट वाली बात आ गई, ठीक है। डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग अप्लाइंग डज नॉट, ठीक है। अब इन्होंने बात की, इशू हमने बता दिए, रिफॉर्म्स की बात है, तो हमें रिविजिट करना चाहिए सेवन्थ शेड्यूल को, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि यूनियन लिस्ट में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वही होने चाहिए, बाकी हमें स्टेट को डिवोल्व कर देने चाहिए, ताकि यूनिट मतलब यूनियन में होने चाहिए, ऐसा ही कुछ भी नहीं होने चाहिए, वरना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कैसी रहेगी। बट स्टेट्स को भी हमें कुछ मेजर फंक्शन डिवोल्व कर देने चाहिए, ताकि उनके पास अपने राइट्स रहें, ठीक है। फिर उन्होंने सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन भी दे दी कि हमें एक फोर्थ लिस्ट बनानी चाहिए लोकल बॉडीज़ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको मतलब आप अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक कमीशन होना चाहिए जो कि एग्ज़ामाइन कर सके कि भाई क्या-क्या इश्यूज़ है, कैसे इनको डील किया जाए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन है तो आप कर दो कि हमें इसके लिए कमीशन बनाना चाहिए या इसके लिए हमें एक कमिटी फॉर्म करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता है ना, वेट बढ़ जाएगा वही मुझे, ठीक है। तो ये वही बोल रहे हैं कि सेवन शेड्यूल जिसने कि इंश्योर किया डिवीज़न ऑफ पावर, तो हमें इसको अपडेट करना चाहिए अ अ अपॉन बेस्ड ऑन द रियलिटीज़ ऑफ करंट इंडिया, ठीक है। सो या दैट्स इट। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एंड लाइक लिटरली आधे घंटे का वीडियो, पहली बार मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया है। बट मेन फोकस ये है कि आपको इससे पता चलेगा, जैसे अभी हमने 10 क्वेश्चन देखे, हमें पता चल रहा है कि भाई इसने हम चलो ईडी वाला बहुत ईज़ी था, कभी-कभी नहीं आता हमें, मतलब आइडिया नहीं लगता कि भाई हम इतना ईज़िली भी इसको आंसर कर सकते हैं। जजमेंट वाला है कि इन्होंने जजमेंट नहीं लिखी, तो
अब हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन के आधा पार्ट नहीं आ रहा, बट आप ट्राई करें उनको अटेम्प्ट करने का। घर पे बैठ के आप आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे मतलब आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़, तो आप वीडियो को पॉज़ कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, अपने माइंड में उसके रिलेटेड सारे फैक्ट्स लाइए कि हम इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बाद में आप देखिए कि टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखा है, एंड यू आर गुड टू गो। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड और आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो यार अब तो। और और या अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर, लाइक अभी तो मैं जीएस 2 पे बना रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि नहीं जीएस 4 पे आंसर चाहिए तो लेट मी नो, या फिर इसके अलावा कुछ भी आपकी सजेशन हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड।